कह रहा है, ये कह रहा है इक्वालिटी बिफोर लॉ। ये क्या कह रहा है कि स्टेट क्या करे, ये कह रहा है स्टेट कुछ ना करे, स्टेट कुछ ना करे, सबको क्या दे, सबको समान अधिकार दे, सबको एक नजरिए से देखे, सब समान, सबको एक समान रखे, सबके लिए कानून समान हो। ये कुछ ना करने के लिए कह रहा है। क्या कह रहा है, डू नॉट डिस्क्रिमिनेट। कह रहा है डिस्क्रिमिनेट मत करो, तो फिर इसकी क्या जरूरत पड़ गई, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की। जी प्रसून जी बताएंगे आज। सर 1 मिनट, बाहर बच्चा शोर मचा रहा है। ठीक है, तो मिसबा जी। मिसबा जी कुछ प्रकाश डालेंगे इस विषय के ऊपर। जी सर। हाँ जी, जब इक्वालिटी बिफोर लॉ था तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की क्या जरूरत पड़ी। सर इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में ये फर्क है। जैसे इक्वल प्रोटेक्शन मींस कि यदि अगर कोई एक चाइल्ड है या फिर कोई बूढ़ा व्यक्ति है या फिर कोई एक लेडी है तो हम उनको समान नहीं रख सकते, इक्वालिटी बिफोर लॉ उनको नहीं दे सकते। इसमें कहीं ना मिसबा जी आंसर तो ठीक दे रही थी लेकिन उसकी आवाज बीच में गायब हो गई। मिसबा जी आपकी आवाज नहीं आ पा रही हम तक। जी प्रसून जी बताइए। सर ये इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि समान रूप से सबको कानूनी सुरक्षा मिले तो सही, परंतु जो जो सब लोग एक ही स्थिति में हैं, सेम कंडीशंस में हैं, उनको उनका युक्त क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण, रीजनेबल क्लासिफिकेशन जिसे कहते हैं, वो हो पाए। एक क्लास के लोगों को इंटेलिजिबल डिफरेंशिया से डिफरेंशिएट करते हुए उनको प्रोटेक्शन मिले। थोड़ा सा यहाँ पर अंतर रखा इस बेसिस। ठीक बात, एकदम सही बात है, दोनों ने एकदम सही बताया। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ नेहा जी और स्पेशली पायल जी और कविता जी के लिए। एक्सप्लेनेशन ये है इसका कि देखो, यहाँ पे कह रहा है इक्वालिटी बिफोर लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ मतलब कानून के समक्ष समानता। कानून के समक्ष अगर सब समान हो जाएंगे तो फिर तो इक्वालिटी नहीं रहेगी। क्यों, क्योंकि इसके साथ एक एक लॉ का एक प्रिंसिपल जुड़ता है, जो अभी प्रसून जी ने बताया कि युक्त युक्त लोगों का समान होना। क्या बोलता है, कहता है इक्वालिटी तो होनी चाहिए, कहता है इक्वालिटी तो होनी चाहिए बट इक्वालिटी मस्ट बी अमंग द इक्वल्स। क्या हमारा समाज इक्वल है, क्या हमारा समाज इक्वल है, क्या हमारे समाज की पांचों उंगलियां इक्वल हैं, नहीं है। एक महिला है तो एक पुरुष है, एक अगड़ा है तो एक पिछड़ा है, एक बच्चा है तो एक वयस्क है। तो सबकी क्षमताओं में अंतर है। जब सबकी क्षमताओं में अंतर है, महिला की क्षमताओं में अंतर है पुरुष से, एक 18 साल से नीचे के बच्चे की क्षमताओं में अंतर है 18 साल से ऊपर के बच्चे में, यानी कि माइनर में और मेजर में क्षमताओं में अंतर है ना। इसलिए क्या करना पड़ेगा, इक्वालिटी मस्ट बी अमंग द इक्वल्स कह रहा है ये तो क्या करना पड़ेगा, तो हमको देना पड़ेगा सबको कानून का समान संरक्षण। जब हम कानून का सबको समान संरक्षण देते हैं तब हम पूरे समाज को एक तरीके से नहीं देखते। यहाँ पे हम वर्गीकरण कर सकते हैं, यानी कि क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। लेकिन क्या ये क्लासिफिकेशन आर्बिटरीली हो सकता है, सरकार जिसको चाहे उसको एक वर्ग बना दे।
बोले कि ऋषिराज त्यागी आज से एक वर्ग है और उनको देश का प्रधानमंत्री बनाया जाता है, ऐसा कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। वर्गीकरण का, अच्छा ऐसा नहीं है कि एक इंसान से वर्ग नहीं बन सकता, एक इंसान से भी वर्ग बन सकता है, बस उसकी कुछ स्पेशल कंडीशन होनी चाहिए। ठीक है, उसकी कुछ ऐसी स्पेशल कंडीशन होनी चाहिए जिससे कि एक इंटेलिजिबल डिफरेंशिया क्रिएट हो। क्या हो? सबसे पहले इंटेलिजिबल डिफरेंशिया। इंटेलिजिबल डिफरेंशिया बोले तो ऋषिराज त्यागी एक टीचर है, एक लॉयर है, ऐसे बहुत सारे टीचर हैं और लॉयर हैं, तो उन टीचर और लॉयर से ऋषिराज त्यागी कैसे अलग है? किसी भी तरीके से अलग नहीं है ना, सब समान है। तो मेरे को अलग नहीं किया जा सकता, मेरे लिए अलग से कोई नियम नहीं बनाया जा सकता, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे हैं मेरे जैसे। अब उन बहुत सारों को मिला के एक वर्ग बनाया जा सकता है, जैसे जिसमें क्या देखा जा सके, इंटेलिजिबल डिफरेंशिया देखा जा सके। एक वकील है, एक नहीं है, इंटेलिजिबल डिफरेंशिया है। एक 18 साल से ऊपर का, एक 18 साल से नीचे का है, इंटेलिजिबल डिफरेंशिया, दोनों में अंतर बताया जा सकता है। एक महिला, एक पुरुष है, एक ओबीसी है, एक एससी है, एक एसटी है और एक जनरल कैटेगरी है, इनमें डिफरेंस बताया जा सकता है, इंटेलिजिबल डिफरेंशिया है। फिर केवल इंटेलिजिबल डिफरेंशिया से काम नहीं चलेगा, उस इंटेलिजिबल डिफरेंशिया के लिए एक ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए। ऑब्जेक्ट मतलब ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा वर्गीकरण कर ही क्यों रहे हैं? तो कर क्यों रहे हैं? महिला के उत्थान के लिए, बच्चों की सुरक्षा के लिए, पिछड़ों के उत्थान के लिए। तो उस ऑब्जेक्ट का इस इंटेलिजिबल डिफरेंशिया से नेक्सस भी होना चाहिए कि अगर ये साबित करना, मतलब ऐसा होना चाहिए कि वर्गीकरण करे बिना उस समाज का उत्थान नहीं हो सकता, तो वर्गीकरण करना जरूरी है। ठीक है, ये बात समझ में आई आप लोगों को? पायल जी, मिसबाज, ओ पायल जी, नेहा जी और कविता जी, ये बात समझ में आई ना? तो इक्वालिटी का कंसेप्ट क्या कहता है? इक्वालिटी का कंसेप्ट ये नहीं कहता कि सबके लिए समान कानून होना चाहिए, सबको कानून का समान संरक्षण मिलना चाहिए। और समान संरक्षण का मतलब क्या है कि कानून क्या कर सकता है, आपको वर्गीकृत करके देख सकता है। अब इसका एग्जाम्पल हम लोग आर्टिकल 15 में देखेंगे। जैसे आर्टिकल 15 क्या कहता है? आर्टिकल 15 कहता है कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। इन आधारों पे कोई भी क्या नहीं होगा, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। ठीक है, द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। इन चार इन 5 आधारों के अलावा किसी और आधार पर डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है। जैसे रेसिडेंस, सरकार भर्ती निकालती है, कहती है कि डोमिसाइल वालों को इतना परसेंटेज का क्या मिलेगा, फायदा मिलेगा। या सरकार कॉलेज में एडमिशन निकालती है, सरकारी कॉलेज में कहते हैं कि यूपी के डोमिसाइल वालों को यूपी के कॉलेज के अंदर 5% आरक्षण। तो वो कहाँ से आता है? वो क्योंकि इसके अंदर कहीं पर भी रेसिडेंस का नहीं दे रखा आर्टिकल 15 में, है ना? आगे बढ़ते हैं, क्या कहता है आर्टिकल 15 क्लॉज 2? नो सिटीजन कैन बी डिनाइड एक्सेस ऑन दी ग्राउंड टू, इन ग्राउंड पे रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। इन आधारों पर, ये क्या है यहाँ पे? तो कह दिया क्या कि सरकार डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी, स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वर्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। वर्टिकल इम्प्लीमेंटेशन, वर्टिकल इम्प्लीमेंटेशन क्यों? क्योंकि स्टेट है और पीपल है, तो वर्टिकल हो गया। और पीपल अगर व्यक्ति का, पर्सन के अगेंस्ट अधिकार है, तो इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। आर्टिकल 15 एक ऐसा आर्टिकल है जिसमें वर्टिकल इंप्लीमेंटेशन भी है, हॉरिजॉन्टल इंप्लीमेंटेशन भी है। क्योंकि आर्टिकल 15 क्लॉज 2 कहता है कि इन आधारों पर आप क्या नहीं कर सकते,
शॉप, पब्लिक रेस्टोरेंट, होटल, places of public entertainment, well, घाट, bathing घाट, road, places of public resort maintained from state fund, और या तो स्टेट फंड से मैनेज है या फिर डेडिकेटेड है टू पब्लिक यूज, आपका प्राइवेट भी है, आपने पब्लिक यूज के लिए डेडिकेट कर रखा है उसको, तब भी आप क्या नहीं कर सकते, इन आधारों पर किसी की एंट्री बैन नहीं कर सकते, किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है, समझ में आई ये बात? यहां तो हमने देख लिया क्या, आर्टिकल 14 क्लॉज 1 का इम्प्लीमेंटेशन, जहां पर कहता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ, वो सॉरी, इक्वालिटी अमंग लॉ, ये तो हो गया इक्वालिटी अमंग लॉ। अब आता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। कहता है कि आर्टिकल 15 क्लॉज 3 कहता है स्पेशल प्रोविजन फॉर वीमेन एंड चिल्ड्रन, कहता है नथिंग नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 15 क्लॉज 1 एंड 2, स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर वीमेन एंड चिल्ड्रन। महिला और बच्चों के स्टेट क्या कर सकता है, स्पेशल प्रोविजन बना सकता है। यहाँ कोई स्पेशल प्रोविजन नहीं बनाया, ताकि स्टेट बना सकता है, पार्लियामेंट चाहे तो बना सकता है। अब उसका यूज, इसी पावर का यूज करते हुए पॉक्सो बनाया गया, है ना, महिलाओं के लिए जो स्पेशल एक्ट बनाए गए, जैसे डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट है ना, इसके अलावा आपका मेंटेनेंस वाला एक्ट है, तो ये सारी चीजें इस आर्टिकल से पावर आती है पार्लियामेंट के पास, आर्टिकल 15 क्लॉज 3 से। समझ में आया, समझ में आ रहा है पायल जी, नेहा जी और कविता जी, आप तीनों को समझ में आ रहा है ना? कहीं पे भी समझ में ना आए ना, तुरंत माइक खोल के पूछ लेना, ठीक है, पूरी आ जाती है खुली चीज। अब देखो क्या कह रहे हैं, आर्टिकल 15 क्लॉज 4 क्या कह रहे हैं, फॉर द एडवांसमेंट स्टेट कैन मेक लॉ फॉर द एडवांसमेंट ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, एससी एंड एससी, ओबीसी, एससी, एसटी, तीनों के लिए स्टेट क्या कर सकता है, स्पेशल लॉ बना सकता है। 15 क्लॉज 5 क्या कहता है, रिजर्वेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग प्राइवेट इंस्टीट्यूशन एक्सेप्ट माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के अंदर भी क्या होगा, रिजर्वेशन होगा। 15 क्लॉज 6 क्या कहता है, स्पेशल प्रोविजन एंड अप टू 10% रिजर्वेशन फॉर ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। अब आर्टिकल 15 क्लॉज 3 तक तो पहले से था, आर्टिकल 15 क्लॉज 3 तक तो जब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बना तब भी था, लेकिन आर्टिकल 15 क्लॉज 4 कहां से आ गया, आर्टिकल 15 क्लॉज 4 आया, एक बार क्या हुआ कि स्टेट ने कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन को लागू किया, और उस कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन के अगेंस्ट एक केस हो गया, चंपकम दोराई राजन केस बोलते हैं उसको, बहुत ही लैंडमार्क केस है, फेमस है। तो चंपकम दोराई राजन के केस में क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्ट्रक डाउन कर दिया, कहा कि इसका कोई कानूनी आधार नहीं है, इसका कोई कानूनी आधार नहीं है, मतलब कि इसका कोई कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई बेस नहीं है, ये कहां से आया, ये फंडामेंटल राइट्स को एब्रिज करता है, क्योंकि उस समय क्या नहीं था, उस समय 15 क्लॉज 4 नहीं था, 15 क्लॉज 4 नहीं था। फिर स्टेट ने क्या किया, स्टेट लेके आई फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके क्या करा, आर्टिकल 15 क्लॉज 4 जोड़ दिया। यहाँ पे आप लोगों को एक डॉक्ट्रिन का इम्प्लीमेंटेशन होते हुए दिख रहा होगा, वो कौन से डॉक्ट्रिन, जल्दी बताइए। जो कल परसों डॉक्ट्रिन्स पढ़ी थी 2-3, उनमें से ये एक है डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, आप लोगों को अप्लाई होते हुए दिख रही है कि पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने क्यों उसको स्ट्रक डाउन कर दिया, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में वो क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वो फंडामेंटल राइट्स को एब्रिज कर रहा था। फिर स्टेट ने क्या किया, फंडामेंटल राइट को ही अमेंड कर दिया, यानी कि उस एक्लिप्स को हटा दिया। अब एक्लिप्स जब हट गया तो क्या हुआ, खैर अभी एक और बहुत इंटरेस्टिंग कहानी बची है, अब आगे उसको सुनेंगे, ठीक है। फिलहाल देखते हैं फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके सुप्रीम स्टेट ने क्या किया, यानी कि पार्लियामेंट ने क्या किया, 15 क्लॉज 4 जोड़ दिया, जिसके अंदर बोला कि स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर
बैकवर्ड क्लासेस, एसटीज एंड एसटीज, यानी कि कम दो राइट आर्जन वाले केस को क्या कर दिया, ओवरराइड कर दिया, उसके इफेक्ट को खत्म कर दिया। अब आगे आता है एक और केस, एम आर बालाजी केस, जिसके अंदर सुप्रीम स्टेट ने क्या किया था, 68% रिजर्वेशन कर दिया था। तो ये बालाजी पहुंच गए, बालाजी ने बोला कि ऐसा नहीं हो सकता, तो इनके केस में बोला गया कि 50% की सीलिंग रहेगी, यानी कि मैक्सिमम 50% क्या हो सकता है, रिजर्वेशन हो सकता है, 50% की सीलिंग भी आ गई। ठीक है, 15+5 कहां से आ गया फिर ये, तो ये 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2005 में लेकर आए, जिसके अंदर बोला कि रिजर्वेशन रिजर्वेशन रहेगा किसके लिए, एससी एसटी ओबीसी के लिए, कहां पर, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में, केवल किनको छोड़ के, माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को छोड़ के, बाकी सभी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के अंदर क्या होगा, रिजर्वेशन के हिसाब से एडमिशन देना पड़ेगा। तो इसके लिए केस हुआ इनामदार इनामदार वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2005। इसके अंदर क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने, विच रूल्ड अगेंस्ट मैंडेटरी स्टेट कोटास इन प्राइवेट अनएडेड इंस्टीट्यूट। इसको क्या कि नहीं हो, मतलब इसको नलीफाई कर दिया एक तरीके से। लेकिन फिर अशोक कुमार ठाकुर का एक केस होता है जिसके अंदर इसको अपहेल्ड किया, और फिर प्रमाती एजुकेशनल एंड कल्चरल ट्रस्ट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एक केस होता है 2014 में, जिसके अंदर ये कंफर्म किया कि क्या मिले, रिजर्वेशन मिले प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के अंदर, एक्सेप्ट फॉर माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस। तो अब रिजर्वेशन कहां तक आ गया, प्राइवेट कॉलेजेस तक आ गया। समझ में आया, आर्टिकल 15+5 कहां पे आ गया, 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके। ठीक है ना, समझ में आई ये बात। फिर 103rd कॉन्स्टिट्यूशन, इसका बिल्कुल अच्छे से याद रखेंगे, ये अमेंडमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। 103 यानी कि 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके क्या किया, 10% ईडब्ल्यूएस के लिए रिजर्वेशन कर दिया 2019 के अंदर। ठीक है, इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज। ठीक, और फिर जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस के अंदर 5 जजेस बेंच ने इसको अपहेल्ड किया, कहा कि ये ठीक है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई, किसी को कोई दिक्कत, स्पेशली पायल जी, कविता जी और नेहा जी, बाकी लोगों को तो दिक्कत होगी, होनी भी चाहिए, गुनिका जी को तो दिक्कत होनी चाहिए, है ना। आर्टिकल 16 पे आ जाते हैं कि आर्टिकल 15 इतनी जल्दी कैसे खत्म हो सकता है, क्योंकि मैंने सारी कहानी आर्टिकल 16 के लिए बचा के रखी है, इसलिए आर्टिकल 15 इतनी जल्दी खत्म हो गया। ठीक है, अब देखते हैं, देखो कहानी, कहानी मतलब कि जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ वही देखेंगे। आर्टिकल 15 भी क्या कहता है कि भाई इन आधारों पर, इन 5 आधारों पर क्या नहीं हो सकता, डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। लेकिन स्टेट ने क्या किया, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया, 93rd अमेंडमेंट किया, 195th, है ना, 95th अमेंडमेंट किया, और उस 93rd, और फिर 103rd अमेंडमेंट किया। फर्स्ट, 93rd और 103rd। 93rd से क्या जोड़ा, 93rd से जोड़ा 15+5, और 103rd से क्या जोड़ा, 15+6, और फर्स्ट से क्या जोड़ा था, 15+4। तो 4, 5, 6 ये तीनों जुड़ गए, ये तीनों जुड़ गए, ऐड हो गए, और यहाँ पर क्या बोला, स्टेट को पावर दी कि स्पेशल प्रोविजन बना सकते हैं, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, इन 4 कैटेगरीज को रखा। ठीक है ना, यहाँ तक बात समझ में आ रही है ना सारी, पायल जी, नेहा जी और कविता जी। ठीक है, देखो अब आ जाते हैं आर्टिकल 16 पे। आर्टिकल 16 भी कहता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट जहां पर भी होगा, स्टेट के द्वारा जो एम्प्लॉयमेंट होगा, उसके अंदर क्या करना पड़ेगा, स्टेट को इक्वालिटी रखनी पड़ेगी। और आर्टिकल 16+2 क्या कहता है, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन स्पेसिफिक ग्राउंड्स। कौन से ग्राउंड, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ, रेसिडेंस। इसके अंदर डिसेंट और रेसिडेंस एक दो अलग ग्राउंड्स जोड़ दिए गए कि इन आधारों पर भी क्या नहीं हो सकता, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। ठीक है, अब 16+3 पहले से था, क्या बोलता है, पार्लियामेंट ने प्रिस्क्राइब रेसिडेंस रिक्वायरमेंट, रेसिडेंस रिक्वायरमेंट कर सकते हैं। 16+4 पहले से था, क्या था, रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस इनएडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड, जिनका एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के अंदर,
उनको क्या कर सकते हैं, उनके लिए स्पेशल प्रोविजन स्टेट कर सकती है। ठीक है, ठीक है। फिर 16(4)(a) बाद में जोड़ा गया, कहा गया कि रिजर्वेशन इन प्रमोशन, प्रमोशन में भी रिजर्वेशन करेंगे SC ST के लिए। फिर कहा 16(4)(b) जोड़ा, कहा कि कैरी फॉरवर्ड रूल भी रखेंगे, कैरी फॉरवर्ड रूल में भी आगे समझेंगे क्या होता है। फिर 15(5) पहले से था, जिसमें रिलीजियस क्वालिफिकेशन की बात की गई, इसके लिए डिनोमिनेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए, यानी कि कोई हिंदू पंडित बनना है, अगर सरकार के द्वारा कोई अपॉइंटमेंट होना है हिंदू पंडित का, हिंदू मौलवी कह रहा हूं, हिंदू पुरोहित का या हिंदू आचार्य का अपॉइंटमेंट होना है, तो उसके लिए हिंदू होना चाहिए। इसी तरीके से अगर कहीं मौलवी का अपॉइंटमेंट होना है या कहीं पर पादरी का अपॉइंटमेंट होना है, तो उसके रेस्पेक्टिव रिलीजन का होना चाहिए। इसीलिए क्या बोला गया, रिलीजियस क्वालिफिकेशन फॉर डिनोमिनेशनल इंस्टीट्यूशंस। जो ये डिनोमिनेशनल रिलीजियस डिनोमिनेशंस हैं, इनके अंदर अपॉइंटमेंट के लिए क्या कर सकते हैं, रिलीजन का ग्राउंड रख सकते हैं। ठीक है, रखा ही जाता है, आप लोगों को पता ही है। इसके अलावा फिर 16(6) जोड़ा गया 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, जिसके अंदर EWS के रिजर्वेशन के लिए प्रावधान किया गया। आप समझते हैं सारी चीजें कहाँ कहाँ से आती है। ठीक है, सबसे पहले आता है 1979 का मंडल कमीशन। उस समय हमारे प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई, उन्होंने एक सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन बनाया। किस लिए बनाया, ताकि वो क्या कर सके कि हमारे देश के अंदर बैकवर्ड की क्या परिस्थिति है उसका आकलन कर सके। इसको बनाया गया आर्टिकल 340 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के। ठीक है, अब इसमें BP मंडल इसके लीडर बनाए गए, चेयरमैन बनाए गए, है ना, इस कमीशन के, जो कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे उस समय पर। और इसका ऑब्जेक्टिव रखा गया टू आइडेंटिफाई सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, सामाजिक और शैक्षिक तौर पर जो पिछड़ा है, सामाजिक और शैक्षिक तौर पे जो वर्ग पिछड़ा है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, उसको पता लगाने के लिए कि कौन है, कितना है। तो इन्होंने पता लगाया कि 52% पॉपुलेशन इंडिया की क्या है, अदर बैकवर्ड क्लासेस में, यानी कि पिछड़े वर्ग में आती है। ठीक है, अब इन्होंने पता कैसे लगाया, इन्होंने दिसंबर 1980 में अपनी रिपोर्ट जमा करी और 11 इन्होंने क्या रखे उसके अंदर, सोशियो इकोनॉमिक एजुकेशनल इंडिकेटर्स को यूज किया। किसको, सोशियो इकोनॉमिक और एजुकेशनल, इन तीन ग्राउंड्स के 3 इन्होंने वो रखे क्वेश्चनायर, उसके हिसाब 11 क्वेश्चनायर रखे और उसके हिसाब से इन्होंने तय किया कि 52% जनता क्या है, बैकवर्ड। ठीक, अब उस समय पर जब इसको लागू करने की कोशिश की गई तो देश के अंदर दंगे हो गए, लोगों ने अपने आत्मदाह तक कर दिए और बहुत दंगे हुए। उसके 10 साल के बाद फिर जब VP सिंह प्रधानमंत्री बने, तब इन्होंने क्या किया, मंडल कमीशन के रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट करने की बात करी, है ना। तब भी बहुत सारे दंगे हुए, लेकिन इम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, और इन्होंने क्या किया, एडिशनल 10% रिजर्वेशन कर दिया, किसके लिए, अपर कास्ट EWS के लिए। जो आज हम EWS देखते हैं 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद, ये इन्होंने उस समय पर कर दिया। एडिशनल 10%। PV नरसिम्हा राव थे उस समय, है ना, वो नहीं कर पाए, VP सिंह की सरकार गिर गई थी। फिर PV नरसिम्हा राव जब आए तो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया मॉडिफिकेशन के साथ, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया 10% रिजर्वेशन फॉर EWS क्लासेस। ठीक है, फिर एक केस होता है इंदिरा साहनी इंदिरा साहनी का केस। ठीक है, अब ये इंदिरा साहनी का केस लैंडमार्क केस है जब हम किसकी बात करते हैं, रिजर्वेशन की बात करते हैं। के अंदर एक इंदिरा साहनी नाम के एक लॉयर थी, उन्होंने क्या किया कि इसको चैलेंज कर दिया, इस रिजर्वेशन मंडल कमीशन के रिकमेंडेशन को। मंडल कमीशन ने रिकमेंडेशन क्या दिया था, मंडल कमीशन ने रिकमेंडेशन दिया था 27% रिजर्वेशन फॉर OBC, और इसके अलावा SC ST के लिए तो था ही रिजर्वेशन, और इसके अलावा इन्होंने कहा था प्रमोशन, रिजर्वेशन इन प्रमोशन, रिजर्वेशन इन प्रमोशन फॉर SC ST। ठीक है, SC ST के लिए प्रमोशन में रिजर्वेशन की भी बात इन्होंने कही थी। ठीक, अब इंदिरा साहनी का जो केस होता है,
उसके अंदर 9 जजेस की बेंच बैठती है और क्या बोलते हैं कि 27% का कोटा तो ठीक है, बिल्कुल मिलना चाहिए। 52% जनता है और 27% का कोटा एकदम सही है, ठीक है। फिर इसके अंदर ये सवाल उठाया गया कि क्या ओबीसी, एससी, एसटी कास्ट के आधार पर आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं, क्योंकि कास्टिज्म भी हमको खत्म करना है ना। तो कास्टिज्म खत्म करना है तो कास्ट के आधार पर अगर रिजर्वेशन देंगे तो पुख्ता हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। कोर्ट ने बोला कि कास्ट क्योंकि हमारे यहाँ क्या है, सोशल बैकवर्डनेस का इंडिकेटर है, सोशल बैकवर्डनेस का इंडिकेटर है, क्योंकि पिछले कई हजार सालों से एक पर्टिकुलर काम करते हुए जो लोग आ रहे हैं उनको वो कास्ट मिल गई, जैसे बढ़ई है ना, जैसे जो काम करने, कई सारी कास्ट आप देखोगे जो काम से एकदम वो है, लिंक्ड है उनके काम से, तो वो सारे कैसे मिल गए, काम की वजह से कास्ट मिल गए, तो वो सोशल बैकवर्डनेस को क्या है, इंडिकेट करता है, ठीक है। टोटल कैप फिक्स कर दी गई कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं हो सकता। इसके अंदर क्रीमी लेयर के लिए बोला गया कि क्रीमी लेयर एक होनी चाहिए, किसके लिए, ओबीसी के अंदर। अब ये क्रीमी लेयर क्या है, कोई बता सकता है मेरे को क्रीमी लेयर क्या होती है? नॉन लीगल बैकग्राउंड वाले, नेहा जी, पायल जी, कविता जी, इस स्वाति जी यू आर नॉट फ्रॉम लीगल बैकग्राउंड, तो आप भी बता सकते हैं क्रीमी लेयर क्या होता है, किसको बोलते हैं क्रीमी लेयर, और क्यों बनाया गया? एनीवन, कोई भी लॉ वाले, क्रीमी लेयर क्या होता है? प्रसून जी, गुनिका जी, मिश्रा जी। सर, जिन्होंने ऑलरेडी बेनिफिट ले रखा होता है रिजर्वेशन का, उनको जब हम आउट करते हैं तो क्रीमी लेयर के उसमें कह देते हैं उनको। हाँ, जिनको पहले ही रिजर्वेशन का फायदा मिल गया है, या फिर वो एक पर्टिकुलर किसके ऊपर आ गए हैं, एक पर्टिकुलर लेवल के ऊपर आ गए, यानी कि जिनके घर की जो इनकम है वो सालाना 8 लाख जिनका से ऊपर है। इकोनॉमिक और सोशल स्टेटस एक लेवल से ऊपर उठ गया है। हाँ, जिनका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, यानी कि क्रीमी लेयर क्या है, क्रीमी लेयर जैसे आपने कभी दूध उबाला होगा तो ऊपर मलाई जम जाती है, वो क्रीमी लेयर है। अब जब तक मलाई जमी रहेगी तब तक आप उसमें काजू डालो, बादाम डालो, वो उस क्रीमी लेयर के ऊपर ही, वो उस मलाई के ऊपर ही तैरता रहेगा आपका काजू बादाम। तो रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलेगा। रिजर्वेशन का फायदा किसको चाहिए, नीचे पतले दूध को, वहां तक कैसे पहुंचेगा, तो क्रीमी लेयर को हटाना पड़ेगा। तो ये क्रीमी लेयर है। क्रीमी लेयर क्या है, ओबीसी के अंदर जिनका एक इकोनॉमिक सीलिंग है 8 लाख से ऊपर, इसमें बोला गया कि तय किया जाए, वो बाद में तय किया गया कि 8 लाख से ऊपर जिनके पास प्रॉपर्टी है, जिनके पास एमेनिटीज है, कुछ वो तय की हुई है, तो वो एमेनिटीज है तो वो क्रीमी लेयर में आते हैं, और ओबीसी के आरक्षण का उनको फायदा नहीं मिलेगा, ठीक है। कोटा इन प्रमोशन को बोला कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं करेंगे, कोटा जो रिजर्वेशन इन प्रमोशन की बात थी उसको स्ट्रक डाउन कर दिया, बोला नहीं करेंगे, ठीक है। और 10% पुअर अपर कास्ट यानी ईडब्ल्यूएस को भी क्या बोला, स्ट्रक डाउन कर दिया, बोला इसको नहीं करेंगे, ठीक है। तो क्या क्या अलाउ किया, क्रीमी लेयर के साथ 27% रिजर्वेशन ओबीसी के लिए, और कास्ट को अलाउ कर दिया, और टोटल कैप लगा दी 50%। बस इतनी सी चीज याद रखेंगे, 3 पॉइंट, ठीक है। बाकी ये दोनों क्या कर दिए, ये दोनों कैंसिल कर दिए, ठीक है। क्लियर है इतना सा, ये बातें क्लियर है ना? बस अब देखो इतनी छोटी छोटी बातों पे कितना बड़ा बड़ा घमासान बचता है। 16 क्लॉज 4A जोड़ा गया 77 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, क्यों? क्योंकि इंदिरा सहानी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, 16 क्लॉज 4 को इनिशियल अपॉइंटमेंट के लिए ही क्या किया था, 16 क्लॉज 4 को अलाउ किया था एससी एसटी के लिए। यानी कि जो ये बोला कि कोटा इन प्रमोशन को क्या करेंगे, स्टक डाउन कर देंगे, उसको स्टक डाउन कर दिया, बोला कोटा इन प्रमोशन नहीं मिलेगा, रिजर्वेशन इन प्रमोशन नहीं मिलेगा। एक बार नौकरी में आ गए, चाहे वो एससी हो चाहे एसटी हो, फिर उसके बाद कोटा की क्या जरूरत। लेकिन सरकार ने क्या किया, 77 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया। 77 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके क्या बोला कि हम क्या जोड़ेंगे, 16(4)A जोड़ देंगे।
16(4)(a) जोड़ के क्या किया इन्होंने, रिजर्वेशन इन प्रमोशन को अलाउ कर दिया। ठीक है, फिर देखो क्या हुआ, वीरपाल सिंह चौहान और अजीत सिंह जनूजा का केस हुआ, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, अ रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉय कुड रिसीव अर्ली प्रमोशन बट he would not automatically receive seniority over a general category employee who was senior in the lower post। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब क्या है समझो, मान लो ए है जनरल कैटेगरी का बंदा है ए, और ये किस लेवल पर जॉब कर रहा है अभी, ये जॉब कर रहा है मान लो बी ग्रेड जॉब कर रहा है, बी ग्रेड जॉब कर रहा है। ठीक है, इसके बाद एक बंदा आता है बी ग्रेड जॉब में जिसका नाम है बी, ये एससी या एसटी कम्युनिटी का है। ठीक, इस लाइन का मतलब है क्या, would not automatically receive seniority over general category employee who was senior in lower post। तो चूंकि ये बाद में आया तो लोअर पोस्ट में ये सीनियर है ना, ये सीनियर है। अब प्रमोशन की बारी आई तो इसको क्या मिला हुआ है, रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉय कुड रिसीव अर्ली प्रमोशन, इसको अर्ली प्रमोशन मिल सकता है रिजर्व कैटेगरी में है तो इसको प्रमोशन मिल गया, ये ए ग्रेड जॉब में आ गया बी को। कब मिल गया इसको प्रमोशन, मान लो 2020 में मिल गया इसको प्रमोशन। फिर इसको देर से मिला प्रमोशन क्योंकि ये जनरल कैटेगरी का, इसको मिला 2022 में, ए को भी प्रमोशन मिल गया, दोनों ए कैटेगरी जॉब में आ गए। अब सीनियर कौन है इनमें से, ए सीनियर है या बी सीनियर है, क्योंकि नीचे वाली जॉब में यानी कि बी ग्रेड पे जब ये थे तब तो ए सीनियर था, लेकिन बी का प्रमोशन पहले हो गया, अब बाद में इसका प्रमोशन हुआ, तो ए कैटेगरी के जॉब में सीनियर कौन है, ए या बी, जी बताइए। सरिता जी, नेहा जी, बी। इस लाइन के अनुसार बी नहीं है, इस लाइन के अनुसार ए ही सीनियर है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि भाई कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी के साथ नहीं मिलेगा, कैसे मिलेगा, प्रमोशन मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो सरकार ने क्या किया, 85th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2001 लेके आए, उसके अंदर वर्ड जोड़ दिया कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी। अब आपका आंसर एकदम सही हो गया, बी। कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी के हिसाब से एक बार अगर सीनियर पोजीशन पे कोई रिजर्व कैटेगरी का पहुंच जाता है तो प्रमोशन के बाद भी वही सीनियर रहता है, इसको बोलते हैं कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी। ठीक है, फिर 82nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर जो एक मिनिमम मार्क्स होते हैं हर एक एग्जाम में, मिनिमम मार्क्स होते हैं ना, मिनिमम पासिंग मार्क्स, क्वालिफाइंग मार्क्स, क्वालिफाइंग मार्क्स, तो क्वालिफाइंग मार्क्स का क्राइटेरिया भी इनके लिए कम किया जा सकता है, एससी एसटी के लिए। ठीक है, एससी एसटी के लिए क्या किया जा सकता है, कम किया जा सकता है, परमिटेड रिलैक्सेशन इन क्वालिफाइंग मार्क्स और लोअरिंग द इवैल्यूएशन स्टैंडर्ड्स फॉर एससी एसटी इन मैटर ऑफ प्रमोशन। तो प्रमोशन के मैटर में क्या होगा, रिलैक्सेशन मिलेगा क्वालिफाइंग मार्क्स को लेके, क्वालिफाइंग नंबर्स को लेके। ठीक है, ये बात भी समझ में आई, किसी को डाउट। फिर होता है एक एम नागराज का केस, जिसके अंदर 77, 81, 82 और 85, ये जो चार हमने अमेंडमेंट देखे, इन चारों अमेंडमेंट को अपहेल्ड कर दिया गया। लेकिन क्या बोला गया, इसके अंदर बोला गया कि भाई held that reservation in promotion is an enabling provision, enabling provision है तो वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। ठीक है, the state may provide it but is not bound to do so, the state must justify it through data regarding backwardness, inadequate representation and administrative efficiency। यानी कि अगर प्रमोशन में रिजर्वेशन देना है तो क्या देना पड़ेगा, डेटा देना पड़ेगा बैकवर्डनेस का, डेटा देना पड़ेगा।
तो जर्नैल सिंह आ गए। जर्नैल सिंह ने बोला कि भाई वो है ही SC ST, उसको कैसे बैकवर्डनेस का डेटा देना पड़ेगा। तो जर्नैल सिंह वाले केस में बोला कि ठीक है, बैकवर्डनेस का डेटा मत दो, लेकिन इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी के ऊपर आपको रिपोर्ट देनी पड़ेगी। एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी मतलब कहीं रिजर्वेशन की वजह से इनकैपेबल बंदों को तो भर्ती नहीं कर ले रहे हम, ये सरकार को देखने का काम है कि इनकैपेबल लोग भर्ती ना हो रिजर्वेशन की वजह से। तो एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी बनी रहनी चाहिए। साथ में जिसको रिजर्वेशन दे रहे हैं उसका इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन है नौकरी के अंदर, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के अंदर, वो डेटा पेश करना पड़ेगा, तभी उसको क्या दे सकते हैं, रिजर्वेशन इन प्रमोशन दे सकते हैं। समझ में आई ये बात? समझ में आई? इसके अंदर बोला गया कि क्रीमी लेयर के कंसेप्ट को कंसीडर करना चाहिए, लेकिन वो अभी तक हुआ नहीं। एक मुकेश कुमार का केस हुआ जिसके अंदर बोला गया कि रिजर्वेशन इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, नो फंडामेंटल राइट टू क्लेम रिजर्वेशन इन प्रमोशन, ये फंडामेंटल राइट नहीं है हमारा, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बोलते हैं उसको। खैर, एक फिर आता है 16(4)(b), 81st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से 16(4)(b) को जोड़ा गया, जिसके अंदर क्या हुआ, ये जो रिजर्व वैकेंसीज है, जो रिजर्व वैकेंसीज है, मान लो 100 वैकेंसी निकाली, इसके अंदर कितनी रिजर्व हो गई, 13 SC ST के लिए रिजर्व हो गई, लेकिन क्वालिफाइंग मार्क्स लाया ही नहीं कोई, क्वालिफाइंग नंबर आए ही नहीं किसी के, मात्र 5 बच्चों के क्वालिफाइंग मार्क्स आए, तो 13 में से 5 ही सीट भर पाई, कितनी खाली रह गई, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 8 खाली रह गई, 8 वैकेंट सीट रह गई। अब इन वैकेंट सीट का क्या करें, अब अगली बार जब जोड़ी, मतलब 100 सीटें फिर निकाली और 13 रिजर्व हो गई, और फिर 8 इसमें ये जोड़ दी तो 21 हो गई। तो इन्होंने बोला कि ये तो 50% की सीलिंग के ऊपर जा रहा है साहब, तो सरकार क्या लेके आई, 16(4)(b) कैरी फॉरवर्ड और अनफिल्ड रिजर्व वैकेंसीज के लिए, यानी कि ये क्या होंगी, जो कैरी फॉरवर्ड होंगी ये अलग से वैकेंसी मानी जाएंगी, ये उसके अंदर 50% की सीलिंग को नहीं, मतलब 50% की सीलिंग को इसके ऐड होने की वजह से अगर 50% की सीलिंग ब्रीच हो रही है तो उसको 50% की सीलिंग का ब्रीच नहीं मानेंगे। ये बात समझ में आई सबको? कविता जी समझ में आई ये बात आपको? कविता जी और नेहा जी, बोलिए। कविता जी, नेहा जी, ये वाली बात समझ में आई? थोड़ा सा टेक्निकल है ये वाला पोर्शन। नेहा जी आपको समझ में आया ये? नहीं समझ में आया तो बता दो। सर नहीं समझ, नहीं आए। ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं। देखो इसके अंदर क्या कह रहे हैं, इसके अंदर सीधे सीधे कह रहे हैं, अगर 100 वैकेंसी निकाली तो नेहा आप बताओ कि कितनी वैकेंसी पे अगर 27% OBC का रिजर्वेशन हो गया, 27% OBC रिजर्वेशन हो गया, है ना? अभी बोला ना उन्होंने, इंदिरा साहनी में 27% रिजर्वेशन अलाउ कर दिया। अब 50% की सीलिंग है, तो 50 माइनस 27 कितना बचा, 3, और यहाँ कितना बचा, 2, 23% बचा टोटल, है ना? 23 सीट बची, ठीक है ना? मान लो इसमें से 23 सीट रिजर्व कर दे किसके लिए, SC ST के लिए, मान लो। वैसे तो कम होती है, और भी रिजर्वेशन है ना, और भी रिजर्वेशन है, जैसे फिजिकली हैंडीकैप का रिजर्वेशन हो गया, और भी बहुत सारे रिजर्वेशन ऐड होते हैं। 23 सीट रिजर्व कर दी SC ST के लिए, ठीक है? हर एग्जाम में, जो भी एग्जाम होता है उसमें एक होता है कट ऑफ। मान लो 100 नंबर का एग्जाम था और इसका जनरल कैटेगरी का कट ऑफ गया 70 नंबर, OBC कैटेगरी का कट ऑफ गया 65 नंबर, SC ST का कट ऑफ गया 5 नंबर, या मान लो इसका कोई कट ऑफ ही नहीं आ पाया, क्योंकि अरे ये जो कट ऑफ गई, इसके अलावा एक क्वालिफाइंग नंबर भी होते हैं, है ना?
कि अगर मान लो किसी भी कैंडिडेट के इतने नंबर ही नहीं आए, तो एक होता है क्वालिफाइंग मार्क्स। क्वालिफाइंग मार्क्स को एससी एसटी के लिए नीचे किया जा सकता है, यानी कि इसको रिलैक्स किया जा सकता है क्वालिफाइंग मार्क्स में। ठीक है, मान लो कि क्वालिफाइंग मार्क्स ही नहीं आए, या मान लो 23 SC ST ने फॉर्म ही नहीं भरा, फॉर्म ही 5 ने भरा और 5 को नौकरी मिल गई, तो कितनी वैकेंसी वैकेंट रह गई यहाँ पर? 23 में से 5 को नौकरी मिल गई, 23 सीट पे से 5 सीट पे SC ST आ गए, SC ST कैटेगरी के लोग आ गए, उनको नौकरी दे दी गई, तो कितनी सीट वैकेंट बची जल्दी बताओ? 18 वैकेंट बची ना। अब अगले साल फिर से वैकेंसी निकलेगी, ये वैकेंसी हो गई, भर्ती हो गई, लोग जॉब पे चले गए, बढ़िया, मजा आ गया लोगों को। अगले साल फिर से 100 वैकेंसी निकली, फिर से 23 क्या हो गई? रिजर्व हो गई SC ST के लिए, और 27 रिजर्व हो गई OBC के लिए, है ना। तो ये टोटल मिला के कितनी हो गई? 50% रिजर्व हो गई, 50% रिजर्वेशन हो गया। बोलो बोलो नेहा जी। हाँ जी 50%। सर। और ये जो 18 बची थी इसका क्या होगा? इसको भी इसमें जोड़ दो। अब कितनी हो गई? 50 + 18 68। 68, है ना। 68 हो गई, कितने में से? 118 में से 68 रिजर्व हो गई। क्या ये 50% से ज्यादा है ना? ये 50% से ज्यादा रिजर्वेशन हो गया ना। और हाँ इंदिरा जी साहनी सर। के केस में क्या बोला था कि 50% की सीलिंग है, 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं हो सकता, ये बोला था इंदिरा साहनी ने। तो जब 50% से ज्यादा रिजर्वेशन हो गया और इंदिरा साहनी में बोला है, तो यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट हो गया। तो इसीलिए सरकार ने क्या किया? 16(4)B को जोड़ा। इसके अंदर क्या बोला? इसके अंदर बोला कि रिजर्व्ड वैकेंसीज समटाइम्स रिमेन अनफिल्ड बिकॉज सुटेबल कैंडिडेट्स वर अनअवेलेबल। और इंदिरा साहनी में 50% की ये है ना। तो 81st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके ये बोला कि जो बैकलॉग वैकेंसीज जुड़ रही है उसको हम उस 50% सीलिंग में गिनेंगे ही नहीं, समझ रहे हो। उस 50% सीलिंग को किस में गिनेंगे? बस उन 100 वैकेंसीज पे गिनेंगे जो इस साल निकली हैं। पुरानी जो वैकेंसीज बैकलॉग वाली है उसको हम इस कैलकुलेशन में काउंट ही नहीं करेंगे। समझ में आई ये बात? क्या बोला देखो, unfilled reserved vacancies may be carried forward to future years. Such backlog vacancies will be treated as separate class. They will not be added to current year vacancies while calculating the 50% ceiling. जब 50% की सीलिंग का कैलकुलेशन करेंगे तो पुरानी वाली वैकेंसीज को नहीं जोड़ेंगे। ये बात समझ में आ गई? हाँ जी सर। पर उन वैकेंसी का क्या होगा फिर? उन वैकेंसी को फिर से निकालेगी ना सरकार। इस साल 118 वैकेंसी निकाली सरकार ने, जो 18 पिछली वाली थी वो भी निकाली, उस पे केवल SC ST ही बैठ सकता है, उस पे सिलेक्शन केवल SC ST का ही होगा। यही तो बैकलॉग वैकेंसीज है। बैकलॉग वैकेंसीज में क्या होगा? केवल SC ST जिसके लिए रिजर्व है वो ही बैठेगा। ठीक है, ठीक है, कैरी फॉरवर्ड होती जाएंगे जब तक सुटेबल कैंडिडेट नहीं मिलेगा SC ST कैटेगरी का। उस पर कोई जनरल कैटेगरी और कोई दूसरी कैटेगरी का व्यक्ति नहीं बैठ सकता। समझ में आई ये बात? हाँ जी सर। तो एम नागराज के केस में उसको अपहेल्ड कर दिया गया 16(4)B को। फिर आता है 16(6), 103वां 130वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2019, जिसके अंदर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को क्या किया? 10% रिजर्वेशन देने की बात की, और इसको चैलेंज किया जनहित अभियान ने। तो जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को अपहेल्ड कर दिया। ठीक है, अपहेल्ड कर दिया, यानी कि EWS का रिजर्वेशन भी होगा। और ये बोला कि ये जो EWS का रिजर्वेशन है ये उस 50% की सीलिंग में नहीं आएगा, उस 50% की सीलिंग से अलग है। उस 50% की सीलिंग को काउंट करते हुए 10% EWS को काउंट नहीं करेंगे। सिंपल 16(6).
ये पूरा का पूरा हमारा रिजर्वेशन का मैकेनिज्म है। ये एक बार में आपको समझ में आ गया हो, ये मुश्किल है। नेहा जी और कविता जी आपके लिए कह रहा हूँ, ठीक है, और स्वाति जी आपके लिए भी, अगर आप लॉ बैकग्राउंड से नहीं है तो, ठीक है। तो इसमें डाउट्स आप लोगों को होंगे, और डाउट्स कब मिलेंगे आपको, जब आप इस पे क्वेश्चंस करेंगे और इसको पढ़ेंगे एक बार। तो आज मैं आप लोगों को नोट्स भेजूंगा और क्वेश्चंस भेजूंगा, इस पर जो बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम के अंदर, उनको कीजिएगा और नोट्स को पढ़िएगा एक बार जरूर। और उसमें जो भी डाउट रहे वो हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और कल से क्लास थोड़ा सा जरूर से सब लोग अटेंड करेंगे, क्योंकि कल हम लोग शुरू कर रहे हैं अपना करंट अफेयर्स पूरे अच्छे तरीके से, ठीक है, जो सीधे सीधे एग्जाम में आते हैं, बहुत ज्यादा वेटेज है उनका एग्जाम के अंदर, ठीक है। किसी को कोई डाउट? नेहा जी, कविता जी, स्पेशली आपको कह रहा हूँ, इस वाली क्लास में, पॉलिटी क्लास में कोई भी डाउट रहा करे तो तुरंत पूछ लिया करो, ठीक है। अभी भी कोई डाउट हो तो पूछ लो। नहीं? चलो ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, सायोनारा, कल फिर मिलेंगे।